क्या किया था कि एरोबिक और एनएरोबिक के बारे में बस बता दिया था कि भी रेस्पिरेशन क्या होता है और दूसरी चीज क्या है। रेस्पिरेशन वो दो टाइप का होता है ना। एक तो एरोबिक होता है भाई हमारे पास और दूसरा कौन सा होता है, एनएरोबिक होता है भाई, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे भाई। कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन भाई। ठीक है, इसको हिंदी के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वायवीय श्वसन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन के अंदर और ब्रीथिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ब्रीथिंग मीन्स भी क्या होता है, श्वास लेना होता है, और रेस्पिरेशन मीन्स भी श्वास लेना होता है। रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, ब्रीथिंग अलग प्रक्रिया। ब्रीथिंग में तो क्या आता है, दो प्रक्रियाएं आती हैं बस छोटी छोटी। क्या, जब हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं नॉस्ट्रिल के जरिए से और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, दिस इज नोन एज ए ब्रीथिंग। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज नोन एज ए ब्रीथिंग, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं भाई। क्लियर है ना। लेकिन रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा भोजन का डाइजेशन भी हो जाता है ना। तो उसमें भोजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी भाई। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन आवर बॉडी फॉर टू डू वर्क। ठीक है, तो हमारे भोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर भोजन का डाइजेशन होता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। इसका पहला टाइप आएगा एरोबिक। एरोबिक मतलब है वायवीय श्वसन। वायवीय का मतलब है कि हवा की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए भाई। एयर की क्या होगी भी, यहाँ पे एयर की क्या मिलेगी आप लोगों को, प्रेजेंस मिलेगी भाई, उपस्थित होगी कहने का मतलब है। यहाँ पे आओ, हवा मौजूद होगी तो सीधी सी बात है, हवा के अंदर 21% क्या होती है भाई, ऑक्सीजन गैस होती है भाई, होती है ना, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं भाई, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, लिख देंगे सीधा सिंपल वर्ड के अंदर कि द रेस्पिरेशन, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, या एयर भी कर सकते हैं हम लोग। जहां पे एयर होगी या ऑक्सीजन होगी, उसकी प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होगा उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोल देंगे भाई हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके अंदर जो भी ग्लूकोज होगा भाई, C6H12O6 प्लस में किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। एक पहले चैप्टर में भी हमने क्वेश्चन किया था कि वाई रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किया था ना। ठीक है, या एक किया था भाई हम लोगों ने कि भी ग्लूकोज का डाइजेशन कैसे होता है भाई, है ना, इसी चैप्टर के अंदर किया है, वो तो हम लोगों ने किया होगा। तो हमारे पास ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है भाई, किसका फॉर्मूला होता है भाई, ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन होती है भाई हमारे पास, तो जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो उस दौरान हमें हम लोगों को क्या मिलेगी भाई, CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगी भाई, एनर्जी मिलेगी। CO2 को तो हम क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे भाई, बाहर छोड़ देंगे ना। इस पानी का डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होगा, सहायता देगा भी, और ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगा, सहायता करेगा, हेल्प करेगा, ब्लड के अंदर मिल जाएगा, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, और ज्यादा फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी ब्लड की। ठीक है, जिससे ब्लड क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए तो कम फ्लो करेगा, मींस ब्लड प्रेशर जो है हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड गाढ़ा होगा हमारा, गाढ़ी कोई भी चीज हो, जैसे एक तो आप लोग क्या है, फर्श के ऊपर पानी को डाल के देखो, ठीक है, पानी जितनी स्पीड के साथ बहेगा, एक हमने शहद डाल दिया उसके बराबर में, तो क्या शहद जो है वो पानी की स्पीड से बह सकता है, नहीं भाई, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं शहद के और ज्यादा क्लोज में है, और ज्यादा क्लोज होंगे तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और ज्यादा होगा उसके अंदर। ठीक है, दिस मींस दैट वो पानी की स्पीड से फ्लो नहीं कर पाएगा, मींस वो जो शहद है पानी से क्या है, गाढ़ा है ना, तो वो नहीं फ्लो कर पाएगा। अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो जितना हमें ब्लड प्रेशर चाहिए 120-80 नॉर्मल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो नहीं मिलेगा। तो ब्लड जितना क्या है, फ्लूइड के रूप में होगा, ठीक है, मतलब कम गाढ़ा होगा, तो उस दौरान वो ज्यादा फ्लो करता है भाई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ब्लड जितना क्या होगा, कम गाढ़ा होगा, ठीक है, तरल अवस्था में जितना होगा तो वो उतना ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा भाई। समझ में आ रही है बात।
तो ये उसके अंदर मिल जाएगा। और एनर्जी को जो है हम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फंक्शन बताया था आप लोगों को, कैसे कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या करती है। उस चीज में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। उस दौरान एनर्जी मिलती है हम लोगों को, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को हम क्या है, सेल्स को बनाने के हम लिए, ठीक है, जो सेल्स परमानेंटली मर गई हैं, ठीक है, उनकी जगह नई सेल तो डेवलप होगी भाई, ठीक है। तो एक मेथड आया था आप लोगों के सामने जिसको माइटोसिस बोलते हैं भाई। सेल जो है अपना डिवीजन जो है वो इस मेथड के जरिए से करेगी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक सेल से इसमें 2 बन जाएंगी, 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 8 से 16, 32, 64, इस प्रकार से कुछ चलती रहेंगी भाई, हाँ, ठीक है, अप टू सो ऑन। समझ में आ रही है बात। इसके जरिए से हम क्या करेंगे, उसको बिल्डअप करते रहेंगे। जो टिश्यू ओल्ड टिश्यू थे वो घायल हो गए हैं, तो इस एनर्जी के जरिए से ही उनको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा भाई, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो भी है अभी हमारे पास, ये कौन सा रेस्पिरेशन है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं भाई, ठीक है, या इनको बोल सकते हैं हम, ग्लूकोज को पायरुवेट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। पायरुवेट मॉलिक्यूल क्यों बोलेंगे, ये चीजें आप लोगों को 7वीं क्लास में कभी बताई थी, मैंने आप लोगों को बताई थी ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसमें किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो पायरुवेट क्या होता है, जब ये हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, ठीक है, जैसे C3 हो जाएगा भी हमारे पास, H6 हो जाएगा, O3 हो जाएगा भी हमारे पास। कार्बन जब क्या करता, हाफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में यहां से टूट जाएगा, C3 में जब भी आ जाएगा, उसको पायरुवेट बोलेंगे। या पायरुवेट अगर आप लोगों को ध्यान नहीं रहे तो आप सीधा डायरेक्ट बोल सकते हो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू CO2, H2O एंड एनर्जी, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, फिर उसमें बता देंगे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस किस में टूट जाएंगे। ये हमारा कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है भाई, क्या आता है भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आता है भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या हो जाएगा भाई, अवायवीय श्वसन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, अवायवीय श्वसन। दिस मीन्स दैट इसके अंदर O2 की क्या रहेगी भाई, अब्सेंस रहेगी भाई, एक में प्रेजेंस रहेगी। एक याद करने की जरूरत है आप लोगों को, दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि एक में प्रेजेंस है, दूसरे में क्या रहेगी, अब्सेंस रहेगी भाई, ठीक है। तो एक ऐसा रेस्पिरेशन है बेटा जिसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्या रहेगी, अब्सेंस रहेगी। उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोल देंगे हम लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या क्या कर सकते हैं, एयर भी कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात। तो इसमें जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होंगे या ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होंगे भाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना भाई, यही रहेगा। अब ऑक्सीजन की क्या रहेगी भाई, यहां पे अब्सेंस लिख देंगे हम लोग इसमें, अब्सेंस ऑफ O2। समझ में आ गई बात, ठीक है, अब्सेंस ऑफ O2 रहेगी भी हमारे पास। तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज के जो भी मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, वो किस किस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो बनाएंगे इथेनॉल। क्या बनाएंगे भाई, इथेनॉल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, या इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा भाई, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर करेंगे आप लोग, ठीक है, उस चैप्टर में आएगा भाई एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम नॉर्मली क्या है, अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, जानते हो, ठीक है। तो हमारे पास इथेनॉल बनेगा, प्लस में क्या बनेगी, CO2 बनेगी भाई, और प्लस में क्या चीज निकलेगी भाई, एनर्जी निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात। अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाएगी तो देखो क्या हो रहा है, इथेनॉल बन जाएगा भाई, ठीक है, CO2 निकलेगी उसके अंदर से और एनर्जी निकलेगी भाई, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है, ठीक है भाई। तो इसमें लिख देंगे द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। द पायरुवेट मॉलिक्यूल बोल सकते हो या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू किसके अंदर, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी इन अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात। ये दोनों के दोनों कौन से रेस्पिरेशन हो जाएंगे आपके पास है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या भाई, कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच द ग्लूकोज इज oxidized to provide energy। मतलब वे कौन से वे हैं, वे का मतलब रास्ता या तरीके, मेथड, कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है। वे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा जो ग्लूकोज है बेटा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एनर्जी देगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? या ग्लूकोज जो है वो कौन से तरीकों से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, कहने का मतलब है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के कारण किस किस प्रकार से ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी को, ठीक है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा फिरा के आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो ग्लूकोज होता है बेटा, ठीक है, आप लोग जानते हो भाई, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है भाई। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं भाई? 6 होते हैं भाई, होते हैं ना भाई, 6 कार्बन होते हैं, कहने का मतलब इसके फॉर्मूले के अंदर, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर इसका ब्रेकडाउन होता है भाई। पहले तो सेल उसको क्या करेगी, जो भी मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब मतलब डाइजेस्ट किया भाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा अमाइलेज के जरिए से, हो जाएगा ना। फिर वो क्या किया जाएगा, विली जो बताई थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बताए थे आप लोगों को, विली क्या करेंगे, उसको वहां से अब्सॉर्ब कर लेंगे ना अब्सॉर्ब। वो अब्सॉर्ब के बाद विली जो है वो किसको भेज देंगी? ब्लड वेजल्स को भेज देंगी। किसको भेज देंगी? ब्लड वेजल। ब्लड वेजल अब्सॉर्ब करने के बाद किसको भेजेंगी? ब्लड को भेजेंगी। ब्लड क्या करेगा? सारी बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज को पहुंचा देगा। और ब्लड के पास से जिस बॉडी के जिस भी हिस्से को जरूरत है उस ग्लूकोज की, वहां से वो सेल क्या कर लेंगी? अब्सॉर्ब कर लेंगी बाय द हेल्प ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कर लेंगे ना भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या करती है, किसी मेटेरियल के एग्जिट को भी अलाउ करती है और किसी को अलाउ करती है कि वो अंदर आ जाए। जैसे बाई चांस आपको क्लासरूम में पानी पीने के लिए जाना है तो आप क्या करोगे? टीचर से परमिट करके जाओगे कि सर पानी पियाऊं, टॉयलेट के लिए जाए, या ऑफिस में बुला रहे हैं, रिसेप्शन पे बुला रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, तो आप परमिशन लेकर ही तो बाहर जाओगे। बाहर से कहीं से भी आते हो आप लोग, कोई भी टीचर है, मैडम है, सर है, कोई भी है, तो आप परमिट करके अंदर आते हो। उसी प्रकार से परमिशन कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है भाई। उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम लोग, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब है जो परमिशन देकर बाहर भेजे या परमिशन देकर अंदर बुलाए। समझ में आ रही बात? तो वहां से वो सेल के पास चला जाएगा और सेल के पास से एक साइटोप्लाज्म नामक जगह होती है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है हर एक पार्ट के पास जो भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी होती है, करता है ना, ठीक है। तो देन वो जो ये ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आकर के क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वहां पर आकर के ये कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स बना लेता है भाई। क्या बना लेता है भाई? कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसको हम लोग पायरुवेट के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? पायरुवेट के नाम से जानते हैं भाई। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है, तो हमारे पास ये 3 तरीके से ब्रेकडाउन होगा भाई। एक तो पहला तरीका है भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। समझ में आ गई बात? दूसरा है भैया अब्सेंस ऑफ O2 या एयर। ठीक है भाई। और तीसरा तरीका है भाई लैक ऑफ O2 या एयर। लैक का मतलब क्या है? कमी, है ना। O2 की वहां पे क्या होगी? कमी होगी भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देन आपके पास एक डायग्राम है भाई, देखो ये वाला डायग्राम। तो यहां पे देखेंगे कि ग्लूकोन जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है भाई। होता है या नहीं होता है? होता है ना,
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या आएगा, C6H12O6, ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, तो ये किसके अंदर, अभी अभी आप लोगों को बताया, साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन होगा, अभी इसका होगा या नहीं होगा। ठीक है, किसके रूप में भाई, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, मतलब है उसको क्या नाम दिया गया है भाई, पायरुवेट नाम दिया गया है भाई। सही बोला भाई। ठीक है, क्लियर है ना। तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, वो क्या है भाई, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, पायरुवेट के नाम से जानेंगे भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर वो पायरुवेट जो है, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। ठीक है, पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों के तीनों तरीके इसी में दे रखे हैं। सबसे पहला आपके पास ये आता है भाई, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये यीस्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, यीस्ट बैक्टीरिया होता है ना, उसकी प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा भाई, यीस्ट होना चाहिए मतलब। ठीक है, पहले अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो क्या बनाएगा भाई, ये ब्रेकडाउन होकर इथेनॉल बना रहा है भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या चीज आ रही है भाई, एनर्जी आ रही है भाई। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट लिख देंगे भाई हम लोग। ठीक है, पहले पॉइंट में ये लिखना है, ग्लूकोज जो है वो कार्बन 6 मॉलिक्यूल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर आकर के 3 कार्बन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने लिखना है कि भाई जो भी पायरुवेट मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट की सहायता से किसमें ब्रेकडाउन हो जाएंगे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जरूरी नहीं है इनके पूरे नाम लिखने। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप लोग अगर याद है तो, या इथेनॉल का फॉर्मूला याद नहीं है तो इथेनॉल लिख दो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, CO2 लिख दो आप लोग। एनर्जी पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ई से समझ नहीं आएगा भी क्या है, एग्जामिनर क्या पता क्या समझे भाई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे किसी एग्जाम में या टेस्ट में लिखते हो, मैं समझ जाऊंगा भी मैंने लिखा था, ई है भाई। बाई चांस बोर्ड के पेपर में ना समझे हो सामने वाला, तो एनर्जी कंप्लीट लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना भाई, तो पहली चीज क्लियर है भाई सभी को। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई, दूसरा इसने दे दिया भी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी, कमी हो जाएगी भाई। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो हमारी मसल्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कैसे होगी, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, वो इसको समझा करके समझाएंगे। ठीक है, तो हमारी मसल के अंदर क्या होती है, ड्यूरिंग हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए बाई चांस कई बार क्या करते हैं कि आप लोग को जैसे भी जो भी कोई गेम पीरियड आता है, मान लीजिए 6 महीने में आया आप लोगों को खिलाने का कोई मौका, ठीक है, तो आप लोगों की बॉडी उस टाइम तक बिल्कुल रिलैक्स रहती है, कोई भी हैवी वर्क नहीं किया। आप लोग उस दिन ज्यादा खेल लेते हो कई बार, तो क्या होता है, आप डीप ब्रीथिंग करने लग जाते हो, गहरे गहरे सांस लेने लग जाते हो, क्योंकि जब आप उसमें फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, या हॉकी वगैरह खेल रहे हो आप लोग, तो क्या करोगे, भागना पड़ेगा। भागने से क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, मैक्सिमम, मिनिमम जो है हमारी बॉडी 15 बार और ज्यादा से ज्यादा 18 बार क्या करती है, ब्रीथ करती है भाई 1 मिनट के अंदर। हम मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है वो 15 बार और मैक्सिमम जो है 18 बार ब्रीथिंग करते हैं। जब हम कोई हैवी वर्क करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो मैक्सिमम 25 बार होता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है किसी का। ठीक है, वो एवरेज वैल्यू निकाल रखी है भाई। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हर एक का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा, किसी का थोड़ा सा कम मिलेगा, किसी का थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम उसकी एवरेज निकालेंगे, जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मोड, मीडियन ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसका एवरेज जो भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो एवरेज वैल्यू होती है भाई 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अगर हम कोई हैवी वर्क करेंगे तो उस दौरान हमारी बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट है वो अप टू 25 टाइम्स चला जाता है, या उससे कई बार ज्यादा भी हो जाता है भाई। समझ रहे हो बात। तो ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत मिलेगी भाई, तो उस दौरान आप लोग क्या करने लगेंगे, डीप ब्रीथिंग करने लगेंगे भाई, है ना। तो उस दौरान क्या आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पाएगी,
नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा तो है नहीं भी, अब नाकों के जरिए से मान लीजिए नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो नाकों के जरिए से हमारे पास ऑक्सीजन जा रही है, और हम अगर हैवी वर्क करने लगेंगे तो हाथ पांच सारे फैला देवांगे और ऑक्सीजन ग्रहण करने लग जावांगे। ऐसा है कोई तरीका? नहीं है भाई। ओनली हमारे पास श्वास लेने का एकमात्र साधन है हमारी नोस्ट्रिल्स या नोज जिसको बोलते हो आप लोग, उसी के जरिए से रेस्पिरेशन कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उस दौरान O2 की क्या रह जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर कमी रह जाएगी। तो ऑक्सीजन की अगर कमी रहेगी तो पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड। क्या बनाएंगे भाई, लैक्टिक एसिड। प्लस में क्या निकलेगी भाई, एनर्जी, और प्लस में क्या बनेगी भाई, CO2 भी बनेगी भाई हमारे पास। क्या बनेगी भाई, CO2। समझ में आ गई बात? तो ये कहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन में कहां पर ब्रेक डाउन होता है भाई, इन आवर मसल्स। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है? फिर तीसरा है भैया प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। इसको बताया था मैंने, ये किसकी सहायता से ब्रेक डाउन होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है ना, ठीक है। तो क्योंकि इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं या हमारी बॉडी के अंदर इंपल्स क्या करते हैं, या सिग्नल है, मैसेजेस है, इंफॉर्मेशन है, ट्रेवल करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसको सभी को पहुंचाने का काम, ठीक है, वो एनर्जी के द्वारा ही होता है, जो कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से क्या करी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी भाई, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को एटीपी के रूप में क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएंगे भाई, ठीक है। प्लस में वाटर देंगे और प्लस में क्या चीज आएगी भाई, एनर्जी आएगी भाई। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई? इस प्रकार से हमारे पास जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है भाई, ठीक है। और इस प्रकार से ये चीजें या ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन होने के बाद बनाता है भाई। क्लियर है भाई सभी को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है भाई। क्या है भाई कि हाउ डज cramps caused in our body। अभी ये क्रैम्प क्या होता है भाई, जानते हो? क्रैम्प क्या होता है जानते हो? कई बार क्या होता है, जैसे कोई भी आप खेल लेते हो या घर वाले कह दे भी आपको कोई हैवी वर्क करने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो, आप लोग रनिंग करते हो, तो आपके जो हाथ पैर होते हैं वो कहीं कहीं से दुखेंगे। हाथ यहां से भी दुखेंगे, यहां से भी दुखेंगे, पैर हैं, ठीक है, यहां से दुखने लग जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। और मतलब कहीं कहीं से क्या होगा, दर्द भी होगा और जलन भी होगी, उसको क्रैम्प्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो क्रैम्प्स हैं वो कैसे आ जाती हैं या क्यों आ जाती हैं भाई? क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ठीक है। तो क्या होता है भाई, कई बार जो क्या करते हैं, समटाइम्स, ठीक है, कई बार हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत दिनों के बाद आप लोगों को खिलाया जाए ग्राउंड में ले जाकर के, आपकी मर्जी है, जो आपका भी गेम होता है, अभी वॉलीबॉल आप लोगों का गेम, क्रिकेट आप लोगों का गेम, हॉकी है, फुटबॉल है, या कोई भी और अदर गेम भी, रनिंग भी हो सकता है किसी का गेम, खो खो भी हो सकता है। तो जिस दिन भी आप, मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा भागा दौड़ी कर ले या कस्सी का काम कर लें आप लोग एक दिन खेत में जा करके, ठीक है, जैसे आप उन लोगों ने देखा भी होगा जिसके घर पे खेत वगैरह है, ठीक है, तो वो अच्छे से जानते होंगे और भी ज्यादा। तो उस दौरान क्या होता है, जैसे जैसे हम वर्क करते रहते हैं, ठीक है, तो जो हम वर्क करते हैं वो किसकी सहायता से होता है, वर्क एनर्जी की सहायता से होता है भाई। विदाउट एनर्जी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे भाई, हैवी एक्सरसाइज भाई, ठीक है भाई, या कोई भी क्या करेंगे भाई, हैवी वर्क कर दे भाई, काम कर दे, घरेलू काम भी हो सकता है वो, कोई भी, है ना। तो ये दोनों चीजों में से एक चीज हो जाए, कोई भी हो जाए, चाहे वो खेलने का काम है, भागने का काम है, दौड़ने का काम है, किसी भी चीज का काम है, तो उस दौरान हम लोगों को क्या चाहिएगी भाई, एनर्जी चाहिएगी भाई। कितने अमाउंट में चाहिएगी, ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड,
है ना भाई। उस हैवी वर्क को करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी भाई, और बहुत ज्यादा एनर्जी लेने के लिए हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत हो गया, क्योंकि रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा भाई। रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा तो ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या चीज चाहिएगी आप लोगों को? ऑक्सीजन की जरूरत होगी भाई। सबसे पहले हम हैवी वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ज्यादा एनर्जी को लेने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। तो क्या वो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में चली जाएगी अंदर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग? नहीं जाएगी। तो जो अमाउंट ऑफ O2 है भाई, अमाउंट ऑफ O2 इज क्या रह जाएगा? इनसफिशिएंट भाई, या लैक हो जाएगा भाई, कमी रह जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। और अगर बॉडी के अंदर कमी हो गई तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन तो होंगे भाई, ऑक्सीजन की कमी में होंगे वो तो, ठीक है। तो जो भी हमारे पास C6H12O6 है वो किस में ब्रेक डाउन होंगे भाई? लैक ऑफ O2 में ब्रेक डाउन होंगे। तो अभी अभी बताया आप लोगों को, लैक ऑफ O2 के अंदर अगर ब्रेक डाउन होंगे तो सबसे पहली चीज क्या बनेगी? लैक्टिक एसिड बनेगा भाई। प्लस में क्या बनेगी भाई? CO2 भाई। और प्लस में क्या निकलेगी? एनर्जी तो निकले ही निकलेगी भाई, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड जो है ड्यूरिंग दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस होगा भाई। तो ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा भाई? एक्यूमुलेट्स किसके अंदर हो जाएगा? हमारी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देन इसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स के अंदर क्या होने लगेगा? पेन एंड इरिटेशन होने लगेगी, दर्द हो रहे, जलन होने लगेगा भाई, ठीक है। तो जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं भाई। इस वजह से हमारी बॉडी का कोई कोई पार्ट कहीं कहीं से दुखता है भाई, ड्यूरिंग आफ्टर ए हैवी एक्सरसाइज और आफ्टर ए हैवी वर्क। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? है कोई तरीका? दो तरीके होते हैं भाई, ठीक है। पहली चीज तो क्या है कि भाई हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हॉट वाटर का प्रयोग करेंगे भाई, गर्म पानी का भाई, ठीक है। उन्होंने एक भी राड में पानी उबाल दिया और भर के डिब्बा ओझ लिया, नहीं, उससे तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, जल जाओगे आप लोग, ठीक है। नॉर्मल सर्दियों में जितने पानी के साथ नहाते हो, नॉर्मल पानी जो भी मतलब गर्म होता है, ठीक है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, उस पानी के साथ अच्छे से क्या है, जिस भी बॉडी पार्ट में क्या है क्रैम्प्स आई हुए हैं, हाथ में आई हुई है, ठीक है, या पैर वगैरह में आई हुई है, तो उसको अच्छे से मसल मसल के नहाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद सरसों का तेल क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ठीक है। फिर उसकी मालिश करवाएंगे उस पार्ट के ऊपर, ठीक है। पैर में आई हुई है, हाथ में आई हुई है, कमर में आई हुई है, कहां पर आई हुई है, ठीक है। तो वो उस पे क्या करवाएंगे? उस चीज की मालिश करवाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी खिलाड़ी होता है, फुटबॉल का होता है, हॉकी का होता है, क्रिकेट प्लेयर होता है, वॉलीबॉल के होते हैं, ठीक है। आफ्टर ए मैच के बाद में उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है भाई, रिलैक्सेशन करवाया जाता है। जो मसाज वाले होते हैं वो अलग अलग खिलाड़ी के लिए अलग अलग प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि उन खिलाड़ियों को क्या है कि वो क्रैम्प्स वगैरह ना पड़े। कई बार तो मैच लगातार होता है भाई, जैसे टेस्ट मैच चल रहा है मान लीजिए, तो लगातार 5 दिन खेलना पड़ता है ना। तो उसके जस्ट बाद रिलैक्सेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप लोगों ने अभी पीछे देखा था कि IPL चल रहा था, तो लगातार ही मैच थे भाई, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में भी कोई ना कोई मैच होते रहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आज मैच है, फिर कल उसी टीम का दूसरी टीम के साथ मैच है, ठीक है। तो इस ड्यूरिंग जो भी मतलब क्या होता है, शाम का टाइम होता है, ठीक है, तो उस दौरान उनको रिलैक्सेशन का टाइम अवश्य दिया जाता है, मसाज वगैरह का टाइम क्या है अवश्य दिया जाता है, ताकि उन लोगों को क्रैम्प्स वगैरह से ग्रसित ना होना पड़े। कई बार आपने देखा होगा कोई खिलाड़ी लंबा खेल जाता है तो बीच बीच में वो लंगड़ा के भागता है या गिर जाता है या फिर उसको बाहर जाना पड़ता है, अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो देखा होगा ना। तो उसको क्रैम्प्स क्या है बहुत ही ज्यादा हो जाती है, इस वजह से फिर वो खेल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा मसल्स के ऊपर, तो क्या होगा, बाहर जाएगा, उसको रिलैक्सेशन किया जाएगा, ठीक है। अगर वो मान लीजिए विकेट वगैरह गिर जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसको आना पड़ेगा फिर वापस, ठीक है। तब जाके अभी पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में देखा था आप लोगों ने, बांग्लादेश का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ग्लेन मैक्सवेल को जानते होंगे आप लोग, जो मैच देखते हैं,
ठीक है, उसके बहुत ही ज्यादा क्रैम्प्स आई हुई थी ना। किस किसने देखा था वो मैच? देखा था? अकेले ने देखा था बस, ठीक है। आप लोग अफगानिस्तान से था, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि उसने क्या, क्रैम्प्स आने के बावजूद भी, ठीक है, वहां पे मतलब बहुत ही ज्यादा क्रैम्प्स आई हुई थी उसको, बहुत ही बैडली था। एक बॉल खेलने के बाद वो वापस ग्राउंड पे लेट गया, ठीक है। 2 बॉल खेली, भाग नहीं रहा है, रन नहीं, सिंगल नहीं ले रहा है, छक्के चौके लगा रहा है सीधा, ठीक है। तो उस दौरान उसको बहुत ही वो रहा था और 200 मारे थे उसने वहां पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी आईपीएल में नहीं हुआ आज तक। अपने कंट्री की बात आती है तो कोई भी प्लेयर खेलेगा, ठीक है। लेकिन आईपीएल में क्या, उसको पता है जितने रुपए में मैं खरीदा गया हूं वो रुपए मिलने हैं मेरे को। वहां पे कंट्री की बात थी, इसी वजह से वो खेला, नहीं तो बाहर भी आईपीएल का मैच होता तो बाहर जाता, कभी नहीं खेलता इतना लंबा। और उसी की बदौलत उस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती वहां से तो फाइनल में नहीं पहुंच पाती, उसी की बदौलत भारत फाइनल में हार गया था। एम आई राइट? देखा होगा आप लोगों ने मैच, या नहीं देखा? देखा था ना। तो क्रैम्प्स इतनी बुरी होती है बेटा कि किसी को भी हो सकती है, लेकिन उसको अगर रिलैक्सेशन दिया जाए टाइमली तो वो क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है भाई। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों को क्या हो जाती है भाई, क्रैम्प्स हो जाती हैं भाई, ये सारी चीजें होती हैं भाई, ठीक है। मेन कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है भी मेन कारण, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है भाई कि एटीपी क्या होता है। देखो भाई, एटीपी क्या होता है भाई, इसकी फंक्शनिंग वगैरह के बताना है भाई, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एटीपी, या डिस्क्राइब द अबाउट एटीपी, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भी आप लोगों को। क्या फुल फॉर्म थी, अभी अभी बताई थी भी मैंने आप लोगों को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या थी भाई इसकी, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, यही फुल फॉर्म थी भाई इसकी, ठीक है भाई। ये फुल फॉर्म है भाई, तो इसको लिख सकते हैं इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है भाई। तो एटीपी जो होता है भाई, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं मान लीजिए, बॉडी मूवमेंट करते हैं भाई हम लोग, ठीक है, एक्सक्रेशन करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं हम, किसी प्रकार का कोई बॉडी मूवमेंट हो, खेलना है, भागना है, दौड़ना है, बैठना है, लिखना है, ठीक है, याद करना है किसी चीज को, कोई भी चीज हो, सभी सेलुलर प्रोसेस जो भी होती हैं भाई मेनली वो किसके कारण होंगी भाई, एनर्जी के कारण होंगी। इसी वजह से एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं भाई, जिससे ज्यादा मात्रा में क्या मिले भाई हम लोगों को, एनर्जी मिले भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर कहता है बेटा द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी प्रक्रिया के दौरान रिलीज होती है भाई, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान रिलीज होगी भाई, ठीक है। टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल, क्या बनाएगी, एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगी भाई, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। किससे बनाएगी भाई, एडीपी मॉलिक्यूल बनाएगी, एडीपी मॉलिक्यूल से बनाएगी भाई, ठीक है। अमोनियम डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अमोनियम डाइफॉस्फेट, ठीक है भाई, उससे बनेगी। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होती है भाई, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो भी फसल वगैरह हम लोग उगाते हैं तो उसके अंदर यूरिया तो डालते ही डालते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है भाई, डीएपी वगैरह भी डाला जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डाला जाता है ना। तो वहीं से क्या होता है, कितनी सारी चीजें होती है, और कुछ मिट्टी के पास भी होती है भाई। जैसे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में भाई, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसमें आप लोगों ने क्या है, 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट पढ़े थे, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ तो एयर के अंदर पाए जाते हैं भाई, और कुछ किसके अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी वगैरह के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उन्हीं से बनेगी भाई, ठीक है, वहीं से आएगी। तो एडीपी वगैरह क्या है, जो भी हम डीएपी वगैरह डालते हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों से क्या है, ये सारी की सारी एनर्जी आती है। वैसे तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं अगर ज्यादा मात्रा हम उनकी यूज करेंगे तो फसल वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बनती हैं, तो इन चीजों से एटीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है भाई, हमारे पास है एटीपी बनता है भाई,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये होता है अभी एडीपी होती है, प्लस में फोस्फेट बनता है अभी फोस्फोरस से। फोस्फोरस हम लोग खाते हैं, जो भी अनाज वगैरह होते हैं, सब्जियां वगैरह होती हैं, फल वगैरह होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए कि इसको भी ब्रेक डाउन करने के लिए, समझ में आ रही है बात? तो ये ब्रेक डाउन होगा एडीपी से एटीपी बनाएगा भाई, जो कि एनर्जी करेंसी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर कहता है कि जो भी हमारे पास क्या है भाई, ये एटीपी होता है, इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। इसकी सहायता से हम कौन सी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं भाई? मैकेनिकल एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं भाई, लाइट एनर्जी भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो ऑन, और भी कई प्रकार की होती है भाई। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स को हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करेंगे तो कोई मसल सिकुड़ जाएगी, कोई मसल क्या हो जाएगी, फैल जाएगी भाई। वो सारा का सारा किसकी सहायता से होगा भाई? एटीपी की सहायता से होगा भाई। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अभी, प्रोटीन कहीं पे बन रहा है भाई, कहीं पे डाइजेशन हो रहा है अभी प्रोटीन का। ठीक है, वो सारा काम भी किसकी सहायता से होगा? एटीपी की सहायता से होगा भाई। फिर कहता है कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटी। नर्वस इंपल्स जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्टिमुलाई पढ़ा होगा आप लोगों ने 7वीं क्लास के अंदर या 9वीं क्लास में, एक टिश्यू नामक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, वहां पे आप लोगों ने स्टिमुलाई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया होगा, नर्वस इंपल्सिस के बारे में बताया होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो। ठीक है, तो चाय बनाओगे तो जो टोपिया है जिसमें आप लोगों पतीला जो भी होता है आप लोगों का, वो गर्म हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। बाई चांस हमारा कई बार क्या होता है, उस गर्म चीज से या कोई भी ठंडी चीज, हद से ज्यादा ठंडी चीज है, उसको हाथ लग जाए तो क्या होता है, आप हाथ को एकदम से हटा लोगे। ठीक है, नहीं हटाओगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा भाई। ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में 1/16 सेकंड में पहुंच जाती है भाई, ट्रेवल कर जाती है, बहुत ही फास्ट होता है भाई। 1 सेकंड का 16वां हिस्सा कितना होगा, बहुत ही कम समय में हो जाएगी ना ट्रेवल। तो इसको समझाने में बस टाइम लगता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ लगता है, तो हमारे हाथ के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, जो कि आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं भाई इसके अंदर, जो किसी और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, रिसीव करने का। और जो हमारी स्किन होती है, स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जानते हो आप लोग। ठीक है, तो स्किन के पास थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं भाई। कौन से रिसेप्टर होते हैं भाई, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा। थर्मो हीट को रिसीव करेंगे, ठंड को भी यही रिसीव करने का काम करेंगे। मतलब ये ठंडक और गर्माहट दोनों चीजों को महसूस कराते हैं हम लोगों को। गर्मी महसूस होगी तो भी इन्हीं की वजह से, ठंड महसूस होगी तो भी इन्हीं की वजह से। समझ में आ रही बात? तो जो थर्मो रिसेप्टर है वो हीट को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और किसके पास भेज देंगे, सबसे पहले हीट आई भाई किसके पास से, किसके पास से, पतीले के पास से भाई। ठीक है, हमारा हाथ लगा भाई, ठीक है, हैंड, हैंड के पास कौन से रिसेप्टर हैं, थर्मो भाई, क्योंकि स्किन है भाई, थर्मो रिसेप्टर है भाई। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या करेंगे, हीट को रिसीव करेंगे, रिसीव करके किसके पास भेजेंगे भाई, सेंसरी नर्व के पास भेजेंगे भाई। किसके पास भेजेंगे, सेंसरी नर्व्स के पास भेजेंगे। होती नर्व्स ही हैं, काम के हिसाब से सेंसिंग करने का काम करती हैं। सेंसरी नर्व जो है वो किसके पास भेजेंगी भाई, ह्यूमन ब्रेन के पास भेजेंगी भाई। किसके पास भेजेंगी, ह्यूमन ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उन सिग्नल को एनालाइज करेगा भी ये सिग्नल कहां से आए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए, आप लोग उसको नहीं जानते तो क्या करोगे, उसको सोफे में बैठा लोगे सीधा, अंदर आते ही आइए जी, है अंदर चाय पानी पीजिए। जिसको नहीं जानते हो आप लोग नहीं बैठाओगे, घर वालों से पूछोगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे आप लोग। अगर उसको नहीं जानते तो दरवाजा खोलो ही ना अगर जानते हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, नहीं तो आउट ऑफ द होम, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको जान जाओगे तो उसको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके आप लोग उसको घर के अंदर ले आओगे। ठीक है, ऐसा ही ब्रेन करता है भी, सिग्नल कहां से आए हैं उसको भी तो पता होना चाहिए भी, सिग्नल कौन से हैं, कहां से आए हैं।
तो उसको पता लगेगा कि भाई हाथ ने सिग्नल भेजे हैं ये, ठीक है। वो वापस क्या करेगा ब्रेन, मोटर नर्व को ऑर्डर देगा भाई। किसको, कौन सी नर्व्स को ऑर्डर देगा भाई, मोटर नर्व को ऑर्डर देगा, ठीक है। और मोटर नर्व किसके पास भेज देंगी भाई, अफेक्टेड ऑर्गन के पास भेज देंगी भाई। इस पूरी प्रक्रिया में अफेक्टेड ऑर्गन कौन है, हाथ, जिसके ऊपर कार्य हो रहा सारा का सारा। अफेक्टेड ऑर्गन कौन है, हाथ है भाई, ठीक है। तो यहां जो भी होगी भाई हमारे पास, वो किसके पास भेज देंगी, एंड के पास भेज देंगी। एंड को क्या ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के रूप में करेगा जो भी ब्रेन करेगा। ये जो मोटर नर्व है ये ऑर्डर को फॉलो करेंगी भाई, ठीक है भाई। ऑर्डर को फॉलो करके हाथ को क्या आदेश जाएगा कि भाई हाथ हटा ले, नहीं तो जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1/16 सेकंड में हम हाथ ना हटा लेवांगे। तो ये जितने भी इंपल्सिस क्या हुए, ट्रेवल किए हमारी बॉडी में, ये किसका कारण है, एनर्जी का कारण है, एटीपी का कारण है भाई। ये एटीपी के कारण होता है भी सारा कुछ। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कहता है भाई इसी के अंदर कि देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। मतलब जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है तो वो एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिस मॉलिक्यूल को आप लोग क्या नाम देंगे, एटीपी भाई, ठीक है। विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको करने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, सहायता करता है, फ्यूल के रूप में कार्य करता है। जैसे एक बाइक में पेट्रोल काम करता है, ट्रैक्टर में डीजल काम करता है, ठीक है। रॉकेट फ्यूल में क्या है, हाइड्रोजन काम करती है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है। फिर कहता है इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन टू गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। मतलब जो भी एटीपी ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारी सेल के अंदर जितनी भी प्रकार की रिएक्शन होंगी वो किस प्रकार की रिएक्शन होंगी भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा आप लोगों ने। ऐसी रिएक्शन जो हीट को क्या कर लें, अब्सॉर्ब कर लें भाई, उनको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे भाई, ठीक है। ये हमारे पास यहां पे एटीपी खत्म हो जाता है।